क्या दोस्तों आपको पता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? वैज्ञानिकों को 4 पैरों वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली कहां से मिली? प्रतिवर्ष विश्व बेकिंग डे कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेफ बेजोस पहले स्थान पर, बर्नार्ड आर्नोल्ट दूसरे स्थान पर और एलन मस्क तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेजॉन के जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 190 अरब डॉलर है। कितने? 190 अरब डॉलर है। और एलन मस्क 161 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की सूची में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। तो साला ससुरा दूसरे स्थान पर कौन आ गया है? दूसरे स्थान पर आ गया है फ्रांस का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ट। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाले बर्नार्ड आर्नोल्ट की नेटवर्थ में करीब 46.8 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद इनकी कुल नेटवर्थ 161 अरब डॉलर हो गई है। और दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से अमेरिका के 9 लोग शामिल हैं। दोस्तों सोचिए कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, इनमें से 9 अकेले अमेरिका देश के और एकमात्र यह बर्नार्ड आर्नोल्ट फ्रांस देश के हैं। तो बर्नार्ड आर्नोल्ट की बात करें तो फ्रांस और यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति है यह। और LVMH के CEO के रूप में वर्तमान में बर्नार्ड आर्नोल्ट कार्यरत है। LVMH का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। और LVMH कौन सी कंपनी है? लग्जरियस गुड्स कंपनी है LVMH, जिसके CEO के रूप में कार्यरत है बर्नार्ड आर्नोल्ट। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों को 4 पैरों वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली कहां मिली है? वैज्ञानिकों को 4 पैरों वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली हाल ही में मिली है मेडागास्कर के वेस्ट इंडियन ओशन से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेडागास्कर के वेस्ट इंडियन ओशन से दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली मिली है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस मछली की उम्र कितनी होगी? 100 साल, 200 साल, 300 साल? अरे कछुए की भी अधिक से अधिकतम उम्र 300 से 350 वर्ष की होती है, लेकिन यह मछली की उम्र है 42 करोड़ साल। ओहो, 42 करोड़ साल, बिल्कुल सही आपने सुना, और वो भी जिंदा है। तो दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली की उम्र कितनी है? उम्र है 42 करोड़ साल। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने सालों बाद भी ये मछली जिंदा मिली है। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों के बावजूद भी यह वैज्ञानिकों को जिंदा मछली मिली है। मछली को अब वैज्ञानिकों ने अपने कब्जे में लेकर इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो पाया है, 42 करोड़ साल से यह मछली क्यों जिंदा है। इस पर एक स्टडी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और मछली की इस प्रजाति को कोलेकेंथ कहा जाता है। क्या? कोलेकेंथ कहा जाता है। और इस मछली के पैर भी होते हैं। जी हाँ, इस मछली के पैर भी होते हैं, 4 पैरों वाली मछली है। और इस मछली को डायनासोर के साथ ही खत्म हुआ समझ लिया गया था, लेकिन अब इतने सालों बाद मिली इस मछली ने सनसनी मचा दी। ये समुद्र में 300 से 500 फीट की गहराई में रहती है। कितने? 300 से 500 फीट की गहराई में यह मछली रहती है।
तीसरा क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को, यानी कि कल ही 18 मई को यह वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। 18 मई बोले तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी यह दिवस मनाया जाता है। यहां पर पढ़ सकते हैं 18 मई इज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में एड्स के टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाना और एड्स जैसी बीमारी के लिए टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने के इतिहास की बात करें तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस का इतिहास क्या है? 1997 में 18 मई को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा एक भाषण दिया गया था। इसी के आधार पर विश्व एड्स टीकाकरण दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। इस भाषण में ही उन्होंने आने वाले एक दशक में एड्स को टीके के माध्यम से खत्म करने की बात कही थी। इमेज में आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था और तारीख कौन सी थी? 18 मई 1997 शाम को 7:54 और 16 सेकंड को यह भाषण दिया था और इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और HIV वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। आज तक भी HIV की कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन टीके के माध्यम से इससे खुद का बचाव अवश्य किया जा सकता है। तो आपको याद रख लेना है 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किसने विकसित किया? दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट विकसित किया है ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज ने दुनिया का सबसे पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, भारत में ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ने निजी न्याय प्रणाली यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान या ADR तंत्र के तहत दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। और ज्यूपिटिस के संस्थापक और CEO कौन है? रमन अग्रवाल। ज्यूपिटिस के सह संस्थापक कौन है? श्रेय अग्रवाल। और लॉटेक कानूनी तकनीक का शॉर्टर नेम है लॉटेक। लॉटेक में इनोवेशन को लेकर यह कंपनी काफी समय से काम कर रही है। और ज्यूपिटिस का निजी डिजिटल कोर्ट दुनिया के पहले एंड टू एंड डिजिटल न्याय वितरण प्लेटफॉर्मों का एक संयोजन है जो विवाद में शामिल सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन और सिंगल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने की सुविधा देता है। कौन से कार्य करने की सुविधा देता है? केस फाइलिंग से लेकर निपटान तक के सभी कार्य करने की सुविधा देता है। पांचवा क्वेश्चन, कोविड रोगियों के लिए 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज दवा किसने जारी की? इसका आंसर आपको देना है, मैं आपको हिंट देता हूं। 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज दवा DRDO ने विकसित की है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह कोविड रोगियों के लिए तैयार की गई दवा है। तो आंसर पता चल गया, वेरी नाइस। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ने संयुक्त रूप से 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज दवा जारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। तो देखो, कोविड रोगियों के लिए 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज दवा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। यानी कि DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर यह दवा को विकसित किया है। यहाँ पर भी लिखा है डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ DRDO और इस दवा का नाम है 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज ओरल पाउडर है। कोविड रोगियों के लिए विकसित किया गया यह पाउडर काफी मददरूप हो सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है, इसकी ब्लड रिपोर्ट ली गई तो पहले कोविड-19 का जो यह वायरस है वो काफी जगह पर दिखने को मिल रहा है, लेकिन जब यह दवा दी गई उनके बाद ब्लड परीक्षण किया गया तो कोई ही यहाँ दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि कोविड-19 के जो वायरस है वो काफी कम हो गए हैं। ओके, तो 2DG कोविड रोधी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस ओरल पाउडर देने के बाद
कोई भी कोविड पेशेंट है तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम हो जाती है। छठा क्वेश्चन, ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज किसकी आत्मकथा है? ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज दोस्तों राजा रमन्ना की आत्मकथा का नाम है और राजा रमन्ना हमारे भारत देश के एक जाने माने परमाणु वैज्ञानिक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा रमन्ना। और इस किताब की फ्रंट पेज भी यहाँ आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज, अन ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजा रमन्ना। तो ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज वैज्ञानिक राजा रमन्ना की आत्मकथा का नाम है और राजा रमन्ना भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। और दोस्तों 18 मई 1974 को जब हमने स्माइलिंग बुद्धा नामक मिशन के तहत परमाणु परीक्षण किया तो इसके चीफ साइंटिस्ट रहे थे राजा रमन्ना और इसीलिए हमने इस साइंटिस्ट को याद किया है। यह आत्मकथा एक तरह से भारत के अति आधुनिक युग के पीछे की कहानी बताने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है। किताब बताती है कि 45 साल पहले जब भारत में बुद्ध मुस्कुराए तो इससे अमेरिका के पेशानियों पर पसीने आ गए थे और पाकिस्तान की तो कंपी ही छूट गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह परीक्षण किया, यह दिवस हाल ही में 18 मई को याद किया गया। तो देखो, भारत ने 18 मई 1974 के दिन राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। क्या? स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए। और यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के परीक्षण किया हो, ऐसा हमारा भारत देश पहला देश था। 7वां क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कौन सी माइक्रोचिप तैयार की है? वैज्ञानिकों ने मन के विचारों को पढ़ने वाली एक माइक्रोचिप तैयार की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मन के विचारों को पढ़ने वाली एक माइक्रोचिप अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तैयार की है। यह बात काल्पनिक लगती है कि हम सोचे और वही बात खुद ही टेक्स्ट में बदल जाए। अब ऐसा संभव है कि आप जो भी सोचते हैं वो सीधा स्क्रीन पर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस माइक्रोचिप के जरिए। तो अब ऐसा संभव है। एक नया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI मेंटल हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में बदल सकता है और इसका मतलब होगा व्यक्ति जो कुछ भी सोचेगा वह अपने आप रियल टाइम में टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसको विकसित किया है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। यह महत्वपूर्ण सिस्टम अमेरिकी शोधकर्ताओं ने तैयार किया है और उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हैंड राइटिंग से जुड़े संकेतकों को मस्तिष्क में डिकोड किया है और इसके चलते एक बहुत ही अच्छी सफलता मिली है अमेरिकी शोधकर्ताओं को। 8वां क्वेश्चन, विश्व बेकिंग दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष वर्ल्ड बेकिंग डे मनाया जाता है 17 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 मई वर्ल्ड बेकिंग डे मनाया गया। दुनिया में 17 मई के दिन वर्ल्ड बेकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी बेकर्स के लिए सबसे ज्यादा खुश होने वाला दिन है 17 मई और आज ही के दिन बेक की हुई चीजें बनाने की शुरुआत हुई थी। और इनके इतिहास की बात करें तो बेकिंग हजारों साल पुरानी है। यानी ये प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व की है। वास्तव में दुनिया का सबसे पुराना ओवन तकरीबन 6500 साल पुराना होना चाहिए और सबसे पहले मिस्र के लोगों ने रोटी पकाने में खमीर का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों आपको याद रख लेना है 17 मई वर्ल्ड बेकिंग डे मनाया गया। 9वां क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यालयों के डिजिटल बदलाव के लिए किसके साथ समझौता किया है? हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल बदलाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम स्कूल जैसी जनजातीय विद्यालयों के डिजिटल बदलाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस समझौते से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकी में शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने 250 एकलव्य विद्यालयों को गोद लिया है, जिनमें से 50 विद्यालयों को
प्रशिक्षित किया जाएगा पहले चरण में। और यहां हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने नॉन्स कंपनी का अधिग्रहण किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है नॉन्स कंपनी का। और तब भी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया था, आपको याद है? तो बेसिक इंफॉर्मेशन नीचे लिखिए कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई। 10वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से कौन से उपचार को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाता है तो उनके शरीर में से प्लाज्मा निकालकर जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है उनके शरीर में यह प्लाज्मा दाखिल कर दिया जाता है और वो भी ठीक हो जाता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। राष्ट्रीय कोविड कार्यबल ने हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए नए नैदानिक दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के तहत प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख नहीं किया गया है और हाल ही में यह निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के विशेषज्ञों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की सिफारिशों और सुझावों के आधार पर यह डिसीजन लिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 उपचार प्रोटोकॉल से हाल ही में निकाल दिया गया। 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका कानूनगो। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करंट अफेयर में क्यों आया? तो सरकार ने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान बेसहारा और परेशान बच्चों की पहचान सुरक्षित रखने को कहा है। यानी कि जो भी बच्चों के माता पिता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है तो ऐसे बेसहारा बच्चों की पहचान सुरक्षित रखनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि संकट का सामना कर रहे ऐसे असुरक्षित बच्चों की तस्वीरें और संपर्क की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई गैर इस्तेमाल कर सकता है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा कि गोद लेने में किसी और के अनाथ बच्चों को लेना या देना अवैध है। यानी कि कानूनी रूप से प्रोसेस करके ही किसी अनाथ बच्चे को आप गोद ले सकते हैं और इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भावनाओं में आकर बच्चों को अवैधानिक रूप से गोद देने के चक्कर में ना पड़े। यह कानूनन अपराध है और इसमें जेल भी हो सकती है। लेकिन उन सभी बच्चों की सूचना 1098 पर आप केंद्र या राज्य सरकार को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करते वक्त। ओके, 12वां क्वेश्चन, किफायती वेंटिलेशन सिस्टम पीपीई किट किसने विकसित की है। किफायती वेंटिलेशन सिस्टम वाली पीपीई किट विकसित की है डसोल्ट सिस्टम्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डसोल्ट सिस्टम। चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक पीपीई किट पहनने से आने वाले पसीने से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि डसोल्ट सिस्टम नामक एक पुणे के स्टार्टअप ने एक पीपीई किट में एक वेंटिलेशन सिस्टम दाखिल किया है। पुणे के डसोल्ट सिस्टम नामक स्टार्टअप द्वारा पीपीई किट के लिए विकसित किफायती वेंटिलेशन सिस्टम पीपीई किट पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिला सकता है और इसके लिए परंपरागत पीपीई किट में थोड़े बदलाव के साथ यह वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। किसने विकसित किया है? डसोल्ट सिस्टम्स नामक एक स्टार्टअप ने। 13वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। केंद्र सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 14567 नामक एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। कोविड महामारी को देखते हुए बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है।
यह हेल्पलाइन नंबर है 14567 और यह सुविधा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में उपलब्ध है। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों में कॉल सेंटरों को शुरू करने का प्रयास भी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हर साल 17 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। भरत चौधरी दसाड़ा, आकाश अनुपम, पवन किशोर कुमार, मित्तल दोंगा, सागर चावड़ा, वासन सुरेश, परेश वनकर, शैलेश कुमार तबियाड़। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है रोशनी प्रजापति, कीर्तन प्रजापति, अनिल कुमार बोडत, नीलोफर मीर, डिम्पल पटेल, जॉय कुमार, परमार खुशबू और विष्णु वर्मा। इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको पता लगाना है कि वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बना। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।